आशु का ऐसा सीधा जवाब सुनकर वसीम थोड़ा चौंक गया और कुछ पल के लिए शब्दों की तलाश में खामोश रह गया। आशु पहले ही टायरेंट बेहेमॉथ को इंक्यूबेट कर चुका था और उसे फीड कर मिथिकल क्लास पर भी पहुंचा चुका था। इसीलिए अब आशु से टायरेंट बेहेमॉथ वापस लौटाने की उम्मीद करना बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं था। वसीम यहां गुस्से में आया था, लेकिन उसका इरादा आशु के खिलाफ कुछ करने का नहीं था। अगर आशु थोड़ी नरमी दिखाता तो शायद उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता। मगर आशु वो इंसान नहीं था जो आसानी से झुक जाए। उसने पलटकर जवाब दिया और उसी पल दोनों के बीच सिचुएशन कोल्ड हो गई। भाई, जाने दो, इसमें आशु की कोई गलती नहीं है, मायरा ने भी आशु की तरफदारी करते हुए कहा, जिससे वसीम और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। कुछ सोचने के बाद आशु बोला, ऐसा करो, मेरी मदद कर दो। टायरेंट बेहेमोथ को फीड करने में इस दौरान मैं कोई पेमेंट भी नहीं लूंगा। इसे तुम्हारे लिए फ्री लेबर मान लो। अगर मैं इसे खिलाता ही रहूं तो वसीम ने कोल्ड लहजे में पूछा, तो फिर मैं इसे तुम्हारे अहूजा परिवार के लिए फ्री में काम करने दूंगा। आशु थोड़ी देर रुका, फिर बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें इसे तब तक फीड करना जब तक ये फुल नहीं हो जाता। इसे भूखा नहीं रखना है और तब तक खिलाना होगा जब तक मैं माउंट ड्रैगन टाइगर से नहीं चला जाता। अब बात बनी तो पक्का रहा ये। वसीम ने जल्दी से आगे कहा, अब टायरेंट बेहेमोथ को बुलाओ, मैं अभी उसे खाना खिलाने ले जाता हूं। दरअसल उसे डर था कि कहीं आंसू अपना फैसला बदल ना दे। ठीक है। आंसू ने टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया और उसे वसीम के साथ जाने को कहा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, मायरा ने माफी भरे लहजे में कहा। कोई बात नहीं, अगर वो इसे रेस करना चाहता है तो कोशिश करके देख लेने दो। आशु ने देखा कि वसीम टायरेंट बेहेमोथ को लेकर खुशी खुशी जा रहा है, तो उसे उसके लिए थोड़ी हमदर्दी महसूस हुई। टायरेंट बेहेमोथ वाकई एक पावरफुल बीस्ट था। उसमें आगे चलकर और भी एडवांस होने की पॉसिबिलिटी थी। बाकी लोग सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ को देखते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो हर दिन कितना खाना खा जाता है। अगर गेमिंग वर्ल्ड में एंडलेस प्राइमोर्डियल क्रिस्टल माइन ना होती तो टायरेंट बेहेमोथ कब का भूखा मर गया होता। उसका मास्टर होने की वजह से आशु को अच्छी तरह पता था कि रियल लाइफ में इसे खिलाने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत चुकाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अब जब वसीम ने उसे खिलाने की जिम्मेदारी खुद ले ली थी तो आशु को रोकने की भी कोई जरूरत नहीं थी। वसीम खुशी खुशी टायरेंट बेहेमोथ को वापस ले गया, और खुश होता भी क्यों ना। जब तक वो उसे खाना खिलाता रहेगा, वो बीस्ट फ्री में उसका काम करता रहेगा। भला इतनी बढ़िया डील उसे और कहां मिलती। वसीम अंदर ही अंदर बहुत खुश था। अगर आंसू अपनी बात से पलटता है तो मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसकी बेइज्जती अपने आप हो जाएगी। और अगर वो नहीं पलटा तो मैं टायरेंट बेहेमोथ को तब तक खिलाता रहूंगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे कभी वापस नहीं करूंगा। वसीम, ये क्या सीन है। जब करण ने वसीम को टायरेंट बेहेमोथ के साथ आते देखा तो हैरानी से पूछा। वसीम ने पूरे मामले को बड़े गर्व से सुनाया। आशु को पता है कि गलती उसी की थी, इसलिए उसने इसे हमें फ्री में दे दिया है। अब हमें लाइफ रिवर्सिंग स्पिरिट टेलिस्मन्स देने की भी जरूरत नहीं रही। करण ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा लीं। उसने 3-4 मीटर ऊंचे टायरेंट बेहेमोथ को गौर से देखा और बोला, मुझे ये इतना आसान नहीं लग रहा। वो आशु ऐसा बंदा नहीं है जो इतनी आसानी से एम्बैरेस्ड हो जाए। वो हमें टायरेंट बेहेमोथ यूं ही फ्री में क्यों दे देगा। टायरेंट बेहेमोथ तो यही है। अगर वो अपनी बात से पलटेगा तो खुद ही अपनी इज्जत गंवाएगा। वसीम ने जवाब दिया। लेकिन करण की सोच कुछ और ही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, बड़े बुजुर्ग कहां करते थे कि टायरेंट बेहेमोथ रोज माउंटेन्स खा जाता है। हाँ, ये बात थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई होगी, लेकिन इतना तो तय है कि टायरेंट बेहेमोथ हद से ज्यादा खाने वाला है। क्या तुमने आशु से पूछा कि ये खाता क्या है? इता पूछा था, उसने कहा कि ये प्राइमोडियल क्रिस्टल्स, प्राइमोडियल गोल्ड और वो सब कुछ खा सकता है। जिसमें प्राइमोडियल एनर्जी हो तो खा ही लेता है। तो क्या हुआ, हम इसे फेंट स्टोन्स खिला रहे हैं ना? है ना, ये तो फ्री लेबर के बराबर है। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है, करण ने कहा। लेकिन उसके मन में लगातार यह ख्याल उठ रहा था कि आशु इतना नेकदिल इंसान नहीं हो सकता। हालांकि आशु ने एक पूरा दिन मायरा के साथ बिताया, लेकिन वो माउंट ड्रैगन टाइगर की सिर्फ कुछ ही फेमस जगहों पर जा पाया। ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वहां डायमेंशनल जोन्स की भरमार थी।
वापसी पर मायरा ने सेलेस्टियल मास्टर मैनर में आशु के रुकने का इंतजाम किया। जहां जाकर आशु बेड पर लेट गया और उसने अपना फोन निकाला, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पिल फर्नेस माउंटेन में गेम के अंदर कोई पिल एसेंस ड्रॉप हो जाए। जैसे ही उसने गेम लॉन्च किया, सामने पूरा पिल फर्नेस माउंटेन अपीयर्स हो गया। उसने ब्लड के रंग के अवतार को कंट्रोल करते हुए माउंटेन की पीक तक पहुंचाया, जहां उसे बोल जितने साइज के 9 गोल सुराख नजर आया। जैसे ही वो पिल फर्नेस माउंटेन के करीब पहुंचा, एक सुराख से तुरंत एक पिल एसेंस बाहर निकल कर आ गया। वो डार्क रेड कलर की थी, जो बिना शक लेजेंडरी क्लास का था। आशु ने तुरंत गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड बुलाई और उसे पिल एसेंस को मारने का हुक्म दे दिया। फिर ब्लड के रंग के अवतार को माउंटेन की पीक पर लैंड करा दिया। जैसे ही वो 9 सुराख खुले, उनसे तुरंत रेड और ब्लू पिल एसेंस बाहर निकलने लगी। गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड के सामने वो कुछ भी नहीं थी। जैसे ही वो अपीयर हुई, वैसे ही शैटर हो गई। लेजेंडरी क्रिएचर वेनम पिल एसेंस मारा गया। इपिक क्रिएचर रिजुविनेशन पिल एसेंस मारा गया। हालांकि सरफेस से देखने में ये पिल एसेंस एक जैसी लग रही थी, लेकिन उनमें हल्के फुल्के फर्क थे। डिंग एक साफ और तीखी आवाज के साथ आखिरकार एक कंपेनियन ड्रॉप हो गया। गौर से देखने पर पता चला कि वो एक गोल्डन पिल थी, जिस पर लिखा था रिजुविनेशन पिल एसेंस। एक इपिक रिजुविनेशन पिल। आशु खुद को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर खुशी छुपाई नहीं छिप रही थी। भले ही ये रिजरेक्शन पिल जितनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन मायरा ने उससे कहा था कि रिजुविनेशन पिल की हीलिंग एबिलिटीज बेहद इफेक्टिव होती हैं। इसमें ऑर्डिनरी इंटरनल ऑर्गन मसल्स और बोन की इंजरीज को ठीक करने में गजब की एबिलिटी होती है। उसने रिजुविनेशन पिल को इंक्यूबेट करी और उसके स्टैट्स चेक करने के लिए स्क्रीन पर टैप किया। रिजुविनेशन पिल एसेंस इपिक, लाइफ प्रोविडेंस लैंड रिजुविनेशन, लाइफ सोल पिल स्पिरिट, स्ट्रेंथ 21, स्पीड 21, कॉन्स्टिट्यूशन 22, प्राइमोडियल एनर्जी 39, टैलेंट स्किल करिश्माएं, रिजुविनेशन कंपेनियन फॉर्म पिल 1 टाइम यूज। ये स्टैट्स थोड़े अजीब हैं, लेकिन मायरा ने कहा था कि बाकी स्टैट्स कोई खास मायने नहीं रखते। किसी भी पिल एसेंस की क्वालिटी उसकी प्राइमोडियल एनर्जी पर डिपेंड करती है। जिसके पास जितनी ज्यादा प्राइमोडियल एनर्जी होती है, उसका असर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें 39 प्राइमोडियल एनर्जी है, ये तो एक्सीलेंट मानी जाएगी। आशु ने सोचा, गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड अब भी उन पिल एसेंस को मार रहा था। 9 सुराखों से अलग अलग किस्म के पिल एसेंस बाहर निकल रहे थे, और जैसे ही वो निकलते, गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड उन्हें खत्म कर देती। इन पिल एसेंस का बर्ताव भी कुछ अजीब था। कंपेनियन एक्स के अलावा और कुछ भी ड्रॉप नहीं हो रहा था। आशु को एक भी स्टैट क्रिस्टल नहीं मिला, बल्कि उल्टा उसे 2 और लेजेंडरी कंपेनियन एग्स मिले। और तभी अचानक एक व्हाइट पिल एसेंस सुराख से बाहर उड़ता हुआ आया। वो एक मुक्के के साइज का था, पूरी तरह से क्रिस्टलाइन, मानो व्हाइट जेड की एक चमकदार बायनल हो, जिसमें धुंधले बादलों की लेयर्स तैर रही हों। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस पिल के अंदर एक व्हाइट ड्रैगन की शेप की धुंध घूम रही थी। पूरी पिल एसेंस से अब नॉर्मली स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स इमिट हो रही थी। ड्रैगन की फॉर्म वाला पिल एसेंस, क्या ये वही मिथिकल रिजरेक्शन पिल एसेंस है जिसके बारे में मायरा ने बताया था? आशु के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने बिना देर किए गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को उस पर स्लैश करने का हुक्म दिया। गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड ने रिजरेक्शन पिल एसेंस पर जोरदार स्लैश मारा, मगर इस बार वो सरप्राइजिंगली उसे बीच से स्प्लिट नहीं कर सकी। बस एक गहरा स्वॉर्ड बीम का मार्क छोड़ गई, और उसी पल रिजरेक्शन पिल एसेंस पर आए मार्क खुद ब खुद हील होने लगे। गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड ने कई बार स्लैश किया। हर बार उसकी स्ट्राइक से उस पिल एसेंस पर गहरे जख्म जरूर पड़े, मगर वो कभी पूरी तरह से स्प्लिट नहीं हो पाया। अगले ही पल वो रिजरेक्शन पिल एसेंस पहले जैसा हो जाता, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। रिजरेक्शन पिल एसेंस की रिकवरी एबिलिटी इतनी जबरदस्त है, ये तो समर की रिकवरी एबिलिटी से भी ज्यादा स्ट्रांग है। आशु काफी हैरान था। अफसोस की बात यह थी कि टायरेंट बेहेमोथ अब भी वसीम के पास था और उसे यूज नहीं किया जा सकता था। अगर उसे इन गेम प्रोजेक्ट करना होता तो पहले उसे वापस बुलाना पड़ता। इस वक्त आशु उसे वापस नहीं बुला सकता था, इसलिए मजबूरी में उसे अपना ब्लड के रंग के अवतार को ही भेजना पड़ा, जिसके हाथ में थी गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड, और उसी से उसने ट्रिगर किया इमोर्टल स्लेइंग मूव। फिर क्या था? गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड।
जब इमोर्टल स्लेइंग के साथ कंबाइन हुआ तो उसने लाइफ रिजुविनेशन पिल एसेंस को एक ही हमले में चीर कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। मिथिकल क्रिएचर, रिजुविनेशन पिल एसेंस मारा गया। आशु एक पल को सन्न रह गया। जब उसने गेम की नोटिफिकेशन देखी, बस इतना ही। ये इस डंजन में उसका पहला मिथिकल क्रिएचर था जिसे उसने मौत के हवाले किया था, मगर कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ, एक बाल तक नहीं। हालांकि आशु थोड़ा डिप्रेस्ड जरूर हुआ, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसे पता था कि आगे और भी बहुत से मौके मिलेंगे। उसने गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को पिल एसेंस मारते रहने दिया। एक लेजेंडरी पिल एसेंस को मारने के बाद एक कंपेनियन ड्रॉप ही हुआ। आशु ने ध्यान से देखा तो उसे नजर आया कि उस पर लिखा था विरिलिटी स्ट्रेंथनिंग पिल। अरे, ऐसा भी कोई पिल एसेंस होता है? आशु थोड़ा हैरान रह गया। उसने विरिलिटी स्ट्रेंथनिंग पिल को इंक्यूबेट किया और देखा कि उसके स्टैट्स तो मामूली थे, लेकिन उसकी टैलेंट स्किल रिजुविनेशन पिल से अलग थी। उसका नाम था विरिलिटी स्ट्रेंथनिंग। आशु लगातार गिनती करता रहा। पिल फर्नेस माउंटेन में कुल मिलाकर सिर्फ 81 पिल एसेंस थे। जब उसने उन्हें मार गिराया तो उसके बाद कोई और पिल एसेंस बाहर नहीं आया। रिजरेक्शन पिल एसेंस को छोड़कर कोई भी दूसरा मिथिकल पिल एसेंस नहीं दिखा। उसने डंजन में एंटर होने के लिए अपनी ब्लड की एक ड्रॉप दी, लेकिन पिल फर्नेस माउंटेन पर पिल एसेंस दोबारा स्पॉन नहीं हुआ। लग रहा है कि इस पिल फर्नेस माउंटेन का रिस्पॉन पैटर्न बाकी मिथिकल क्रिएचर्स जैसा ही है, यानी कि हर 24 घंटे में एक बार आशु के पास अब और कोई चारा नहीं था। उसने पिल एसेंस का शिकार करना छोड़ दिया और अपना ध्यान बाकी मिथिकल क्रिएचर्स और रेयर डायमेंशनल क्रिएचर्स पर फोकस कर लिया। जब आशु ने गोल्डन बैटल गोड हेलबर्ट को एक बार फिर ऊपर का रास्ता दिखाया तो एक और कंपेनियन ड्रॉप हो गया। इस चीज का ड्रॉप रेट तो बहुत ही हाई है। ये चौथा है या शायद पांचवां। उसे याद नहीं आ रहा था कि ये कितनी बार ड्रॉप हो चुका था। इतने सारे ड्रॉप होने का फायदा ही क्या? जल्दी से उन 9 काले ड्रैगन के कंपेनियन बीस्ट्स में से कुछ तो ड्रॉप हो जाए। आशु के मन में बेसब्री थी। देखूं तो सही उनके इफेक्ट्स क्या हैं। और तभी एक ख्याल उसके जहन में आया। उस वक्त अनूप थोड़ी सी कीमत चुकाकर अपने कंपेनियन बीस्ट दूसरों को ट्रांसफर कर पा रहा था। अब जब मैंने भी स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट की प्रैक्टिस कर ली है, क्या मैं भी वही कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा कर पाया तो इन यूजलेस कंपेनियन बीस्ट्स को बेच सकूंगा। आशु के मन में अचानक लालसा जागी। मैं उन्हें बेचकर वो सारे रिसोर्सेज हासिल कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। और अगर बेचना भी ना हो तो भी जिन कंपेनियन बीस्ट्स की उसे जरूरत नहीं, उन्हें वो अपने करीबी दोस्तों को दे सकता है ताकि उनकी सेफ्टी पक्की रहे। हालांकि आशु अब तक ये नहीं समझ पाया था कि स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट का इस्तेमाल करके कंपेनियन बीस्ट्स को ट्रांसफर कैसे किया जाए। मुझे किसी तरह अनूप से इसका मेथड निकालना होगा। मगर ये बंदा आसपास है भी या नहीं, क्योंकि अनूप सेलेस्टियल मास्टर मैनर में एंटर नहीं कर सकता था। इसलिए आशु ने तय किया कि वो कल खुद ड्रैगन टाइगर टाउन जाएगा, ताकि अगर अनूप उसे ढूंढने आए तो खाली हाथ ना लौटे। जब दूसरी तरफ आशु चैन से सो रहा था, उस वक्त वसीम की आंखों में नींद नहीं थी। वो जोश और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था। आज उसने टायरेंट बेहेमोथ को फिएन टोम्ब ले जाकर देखा कि क्या वो फिएन स्टोन्स को खाएगा। आउटकम देखकर उसका जुनून 7वें आसमान पर था। टायरेंट बेहेमोथ ने ना सिर्फ उन्हें खाया, बल्कि ऐसी रफ्तार से खाया कि वसीम खुद भी चौंक गया। आधे दिन से भी कम वक्त में वो ऑलरेडी ढेर सारे फिएन स्टोन्स निगल चुका था। अगर इसी रफ्तार से चला तो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगेंगे और पूरा फिएन टोम का इलाका जहां तक ये स्टोन्स फैले हैं सब साफ है, साफ साफ हो जाएगा। और जितनी भारी तादाद में इसने खाया है उतनी आसानी से ये सब डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। डाइजेशन टाइम को देखें तो शायद 1 महीने से ज्यादा लगे पूरे सिस्टम को साफ होने में। वसीम का दिल रोमांच की वजह से तेज धड़क रहा था। वसीम गलत नहीं था, मगर अफसोस की बात यह थी कि उसने टायरेंट बेहेमोथ की भूख को कम आंका था। उसका मानना था कि पहले दिन के बाद टायरेंट बेहेमोथ को कुछ दिन तो जरूर चाहिए होंगे आराम और डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन उसकी हैरानी की हद तब टूटी जब टायरेंट बेहेमोथ ने 2 दिन छोड़कर आराम करने का कोई इरादा ही नहीं दिखाया। वो लगातार खाता रहा। दूसरे दिन तो उसने पहले दिन से भी ज्यादा खाया। अब तो ये फुल हो गया होगा, है ना? वसीम को तभी से कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। मगर टायरेंट बेहेमोथ तीसरे दिन भी खाता रहा। वो मानो एक ब्लैक होल बन गया था जो कभी ना भरता हो।
लगातार फनिएंड स्टोन्स को निगलता ही जा रहा था। सिर्फ 3 दिनों में टायरेंट बेहेमोथ ने आहूजा परिवार को सालों से सताने वाली फयेंड स्टोन की ग्रो होने वाली दिक्कत को जड़ से खत्म कर दिया। लेकिन वसीम खुश नहीं हो पाया। फरियन स्टोन्स की प्रॉब्लम भले ही फिलहाल के लिए टेम्पोरेरीली सोल्व हो गई थी, लेकिन अब वो टायरेंट बेहेमोथ को खिलाए कैसे? नीलामी में अभी तक करीबन 1 महीना बाकी था, और अगर टायरेंट बेहेमोथ हर दिन इसी तरह खाता रहा तो ये सोचकर ही उसके घुटनों में जान नहीं रही। आखिर उसे टायरेंट बेहेमोथ को ऐसे खिलाने के लिए कितने प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल्स गंवाने पड़ेंगे? मैं नहीं मानता कि टायरेंट बेहेमोथ को डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, उसने खुद को समझाया। इतने सारे फेन स्टोन्स खाने के बाद तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ही होगा। आधा महीना भी इसे ना खिलाऊं तो भी इसे भूख नहीं लगनी चाहिए। वसीम के मन में अभी थोड़ी उम्मीद बाकी थी, मगर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वो कितना भोला था। सिर्फ आधा दिन ना खिलाने के बाद ही वसीम को नजर आ गया कि टायरेंट बेहेमोथ में वही भूख के सिम्टम्स दिखने लगे थे जिनका जिक्र आशु ने किया था। वसीम ने दांत भींचे और अपने छोटे से वॉल्ट में जमा डायमेंशनल क्रिस्टल्स निकालकर टायरेंट बेहेमोथ को खिलाने लगा। लेकिन जब तक उस छोटे वॉल्ट का आधा पोर्शन खत्म नहीं हो गया, तब तक टायरेंट बेहेमोथ की भूख के सिम्टम्स गायब नहीं हुए। वसीम का चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। अगर टायरेंट बेहेमोथ इसी तरह खाता रहा तो उसका ये छोटा वॉल्ट ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन ही चल पाएगा। मगर उसके बाद क्या होगा? वसीम को अचानक एहसास हुआ कि शायद आशु ने उसे बेवकूफ बना दिया है। आशु ने कहा था कि उसे माउंट ड्रैगन टाइगर छोड़ने तक टायरेंट बेहेमोथ को फीड करना होगा। पर वसीम के पास इतने सारे प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल्स कहां से आते कि वो उसे रोजाना खिला सके? कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा, अगर टायरेंट बेहेमोथ इतना ज्यादा खाता है तो आंसू खुद इसे कैसे पालता होगा? अगर मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता तो आंसू के लिए तो और भी मुश्किल होना चाहिए। उसे यकीन हो चला कि आंसू के पास जरूर कोई तरीका है जिससे वो टायरेंट बेहेमोथ की भूख को कंट्रोल करता है, जैसे कि उसे सुला देना ताकि उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी का खर्च कम हो जाए। लेकिन वसीम को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आखिर में उसने तय किया कि ये बात करण से डिस्कस करनी होगी। जब वसीम ने करण को सारी बात बताई तो करण ने सिर हिलाते हुए कहा, और कर भी क्या सकते हैं? माफी मांगो और उसे कहो कि टायरेंट बेहेमोथ वापस ले ले, वरना और क्या ऑप्शन है? तुम सच में इसे पूरा महीना खिलाना चाहते हो क्या? वैसे भी मैं तुम्हें कोई डायमेंशनल क्रिस्टल उधार नहीं देने वाला। मेरा मतलब ये है, वसीम बोला, जरूर कोई तरीका होगा जिससे टायरेंट बेहेमोथ को खाने की जरूरत ना पड़े, वरना इसे कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आशु भी इसे हर दिन ऐसे नहीं खिला सकता। खौस होगा तुम्हें? नहीं लगता कि कोई तरीका जरूर होगा। वसीम के अंदर अब भी घमंड था, इसलिए वो टायरेंट बेहेमोथ लौटाने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें तो आशु से ही पूछना पड़ेगा, करण ने कंधे उचकाते हुए कहा। वसीम एक पल के लिए सन्न रह गया। करण जैसा चालाक इंसान भी जब बेबस हो तो हालात वाकई मुश्किल थे, लेकिन वो खुद को झुकाकर आशु से माफी मांगने के लिए भी नहीं कॉन्विंस कर पाया। मुझे यकीन नहीं कि आशु इसे पाल सकता है, और मैं नहीं, कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। यही सोचते हुए वसीम टायरेंट बेहेमोथ को वापस अपने साथ ले गया ताकि कोई सोल्यूशन निकाल सके। मगर अगर वो फुल नहीं था तो मतलब फुल नहीं था। टायरेंट बेहेमोथ की भूख वाकई में असली थी। उसे भूखा होने से बहलाया या झांसा देकर रोका नहीं जा सकता था। वसीम ने कई तरीके सोचे, यहां तक कि उसने उसे हिप्नोटाइज करके थोड़े वक्त के लिए हाइबरनेशन में भेजने के बारे में भी सोचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, चाहे वो सो भी जाए। टायरेंट बेहेमोथ की भूख के लक्षण फिर भी बने रहते थे, और जैसे ही वो सिम्टम्स दिखते आंसू को तुरंत पता चल जाता। वसीम वाकई में खुद को नीचा दिखाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। जैसे ही टायरेंट बेहेमोथ को भूख लगती उसे उसे खाना देना ही पड़ता। कुछ ही दिनों में उसका छोटा वॉल्ट पूरी तरह खाली हो गया, और तब उसे दूसरों से उधार लेना पड़ा। वसीम उन लोगों में था जो अपनी इज्जत को बहुत तवज्जो देते थे। वो सब कुछ बेच देना पसंद करता, लेकिन टायरेंट बेहेमोथ को खिलाना जारी रखता, कम से कम तब तक जब तक आशु माउंट ड्रैगन टाइगर से चला ना जाए। उसे अब किसी भी हाल में टायरेंट बेहेमोथ को वापस नहीं भेजना था। लेकिन वसीम के दिल में अब पछतावा ही पछतावा था। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि टायरेंट बेहेमोथ इतना ज्यादा खा सकता है तो वो कभी भी आशु की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। अब तो हाल ये था
कि जैसे ही उसकी नजर टायरेंट बेहेमोथ पर पड़ती, उसके दिल में ठंड सी पड़ जाती। बेहेमोथ की जरा सी हरकत भी उसके पैरों को सुन्न कर देती थी। ये किस तरह का कंपेनियन बीस्ट है यार? ये तो पूरा बॉटमलेस पिट है वो। कमीना आशु इसे मिथिकल क्लास तक कैसे रेस कर पाया? वसीम अंदर तक डिप्रेस हो गया था। लेकिन वो ये भी समझता था कि आशु ने जरूर इस पर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की होगी। हो सकता है जब टायरेंट बेहेमोथ मिथिकल कंपेनियन बीस्ट बना हो, तब उसके खाने पीने की जरूरत को किसी तरह कम किया गया हो। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचाने में जो रिसोर्सेज लगे होंगे, उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो अमाउंट सोच से भी परे था। आशु ने पिछली कुछ रातें सेलेस्टियल मास्टर मैनर में बिताई थीं और दिन में वो आसपास की शाइनअप्स में घूमता रहा। उसका असली इरादा था कि अनूप उसे ढूंढे, लेकिन अफसोस, उसे अनूप कहीं नजर नहीं आया। इस बात ने आंसू को बेचैन कर दिया और वो एक ही बात सोचता, कहीं वाकई में करिश्मा ने उसे मार तो नहीं दिया। रात को जब वो सेलेस्टियल मास्टर मैनर लौटा, तो देखा कि रास्ते में पड़ने वाले बगीचे में करण बैठा हुआ था, जैसे कि उसका इंतजार कर रहा हो। मुझसे मिलना था? आंशु ने पूछा। जब करण खड़ा हुआ, करण ने एक छोटा सा पेंट बॉक्स आंशु की तरफ बढ़ाया और बोला, ये वही लाइफ रिवर्सिंग स्पिरिट टैलिस्मन है जिसके लिए हमारी डील हुई थी। आशु ने कहा, लेकिन मैंने तो टायरेंट बेहेमोथ को वसीम को फ्री में देने की बात मान ली थी। इसमें मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं थी। करण मुस्कुराते हुए बोला, इस मामले में वसीम गलत था। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। ये लाइफ रिवर्सिंग स्पिरिट टैलिस्मन रख लो। इसके साथ एक छोटी सी चीज और है। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा आभार समझो, मायरा की खातिर। क्यों ना हम इस बात को यहीं खत्म कर दें? आशु ने जवाब दिया, आप कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हैं। जवान लोगों के बीच टकराव होना आम बात है। मैं लाइफ रिवर्सिंग स्पिरिट टैलिस्मन रख लेता हूं, लेकिन बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं टायरेंट बीहेमोथ वापस ले लूंगा और यह मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। करण हंसते हुए बोला, अभी मत वापस लो। वसीम को 2 दिन और पालने दो, थोड़ी तकलीफ झेलना। शायद उसके लिए अच्छा ही हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आशु ने कहा और वो बॉक्स ले लिया जिसमें लाइफ रिवर्सिंग स्पिरिट टैलिस्मन रखा था। लेकिन करण ने दूसरा बॉक्स भी जबरदस्ती उसके हाथ में रख दिया। ये भी रख लो। इसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। हो सकता है नीलामी के वक्त तुम्हारे काम आ जाए, तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। आशु ने मना नहीं किया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद करण चला गया। आशु अपने कमरे में लौटा और दोनों बॉक्स खोले। एक बॉक्स में लाइफ रिवर्सिंग स्पिरिट टैलिस्मन था, जबकि दूसरे बॉक्स में एक कार्ड रखा था। वो कार्ड जेड से कार्व किया गया था, नेम कार्ड। जितने साइज का, बिना किसी डिजाइन के, उस पर बस एक ही शब्द लिखा हुआ था, सेलेस्टियल मास्टर। इस चीज का क्या यूज हो सकता है? आशु ने उसे थोड़ी देर तक उलट पलट कर देखा, लेकिन उसे ये बस एक जेड की एक मामूली कार्विंग लगी। ये कोई डायमेंशनल आइटम नहीं था। उधर ड्रैगन टाइगर टाउन के एक कोर्टयार्ड में फरदीन और बाकी लोग किसी सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। हमें अर्थ एलिमेंटल बीस्ट हर हाल में हासिल करना ही होगा। अगर हम उसे हासिल नहीं कर सके, तो फिर हमें जबरदस्ती के तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक बुजुर्ग ने फरदीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मेंटली तैयार रहना होगा। जरूरत पड़ने पर तुम्हें एक्शन लेना पड़ सकता है। फरदीन मुस्कुराया और बोला, मैं और मेरा गार्जियन पूरी तरह तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो कभी भी एक्शन ले सकते हैं। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, पहले नीलामी के नतीजों का इंतजार करते हैं। माउंट ड्रैगन टाइगर आफ्टर ऑल आहूजा परिवार की जगह है। अगर हमें कोई कदम उठाना भी पड़े, तो तब उठाएंगे जब वो आइटम माउंट ड्रैगन टाइगर की रेंज से बाहर चला जाए। 2 दिन बाद आशु ने टायरेंट बेहेमोथ को वापस बुला लिया। वसीम उसे ढूंढता हुआ नहीं आया। इसे एक तरह का अग्रीमेंट ही माना गया। जैसे ही टायरेंट बेहेमोथ गायब हुआ, वसीम ने राहत की सांस ली। अगर उसे 1 महीना और टायरेंट बेहेमोथ को पालना पड़ता, तो सच में वो दिवालिया हो जाता। आशु अनूप का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके आने से पहले ही करण तेजी से उसे ढूंढता हुआ पहुंच गया। आशु, फेंटोम्स मितों में दिक्कत आ गई है। क्या तुम मुझे दोबारा अपना टायरेंट बेहेमोथ उधार दे सकते हो? करण का चेहरा सीरियस था, जिसे देखकर ऑब्वियस था कि मामला वाकई में काफी सीरियस है। क्या हुआ? आशु ने पूछा। सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए उसे और इंफॉर्मेशन चाहिए थी। वो टायरेंट बेहेमोथ को बिना सोचे समझे रिस्क में नहीं डाल सकता था। फेंटोम से जो फेंट स्टोन्स ग्रो हुए थे,
उन्हें टायरेंट बेहेमोथ ऑलरेडी ही खा चुका था। पिछले कुछ दिनों से सब नॉर्मल था, लेकिन अभी अभी फेंट स्टोन्स दोबारा ग्रो होने लगे हैं, और इस बार उनकी ग्रोथ स्पीड पहले से भी ज्यादा फास्ट है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दोबारा अपना टायरेंट बेहेमोथ उधार दो, ताकि मैं उसे फिर से खिला सकूं। करण ने कहा। क्या मेरे लिए तुम्हारे साथ चलना ठीक रहेगा? आशु ने पूछा। बिल्कुल, मेरे साथ चलो। करण ने और कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर रास्ता दिखाने लगा। टाउन से बाहर निकलते ही करण ने एक इमॉर्टल क्रेन बुलाया और आशु को लेकर उड़ चला। आशु को पहले लगता था कि माउंट ड्रैगन टाइगर के आसपास का इलाका किसी जन्नत जैसा होगा, लेकिन जब वो फिएंटोम पहुंचा तब उसे समझ आया कि हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी। माउंटेन के एक हिस्से में ऐसा इलाका था जहां सारी हरियाली मुरझा चुकी थी। वहां कुछ भी नहीं ग्रो हो रहा था। दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें साफ साफ नीचे तक पहुंचती थीं। फिर भी वो इलाका बेहद सिनिस्टर और अजीब सा लग रहा था। एक इनकॉन्स्पिक्यूअस कोने में आंसू ने एक छोटी सी कब्र देखी, जिस पर कोई टॉम्बस्टोन नहीं था। अगर करण ने यह ना बताया होता कि यही फिएंटोम्ब है, तो आंसू कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी मामूली दिखने वाली ये कब्र अपने अंदर इतना बड़ा राज छिपाए हुए है। इस कब्र के बारे में बस एक अजीब बात थी। उसका मटेरियल आम लोगों की कब्रें मिट्टी की होती है, थोड़े ऊंचे दर्जे वालों की स्टोन या ईंट से, और भी ऊंचे दर्जे की कब्रें कभी कभी जेड या मेटल की भी होती हैं। लेकिन ये कब्र स्टोन से बनी होने के बावजूद किसी इंसान की बनाई हुई नहीं लगती थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो ये स्टोन से ग्रो हुई हो। उस ग्रेश व्हाइट स्टोन से एक सिनिस्टर ऑरा निकल रहा था, और कब्र के आसपास बड़ी तादाद में ऐसे ही स्टोन फैले हुए थे। उनकी बनावट भी वैसी ही थी। वे पास की पहाड़ी दीवार से एकदम अलग दिखते थे, जैसे पूरी वैली पर किसी ने बर्फ की परत बिछा दी हो। कब्र की हर डायरेक्शन में इंसानों के बनाए हुए स्टोन प्लेटफॉर्म थे। हर एक प्लेटफॉर्म पर करण के परिवार के मेंबर्स तैनात थे। वे अलग अलग एंगल से फिएंटोम्ब को मॉनिटर कर रहे थे। करण आशु के साथ एक प्लेटफॉर्म पर लैंडेड हुआ और बगल में मौजूद ग्रेश व्हाइट फिएंट स्टोन्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, प्लीज अपने टायरेंट बेहेमोथ से उन ग्रेश व्हाइट फिएंट स्टोन्स को खाने का हुक्म दो। ठीक है। आशु ने टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया और उसे उन फिएंट स्टोन्स को खाने के लिए कहा। कर्ण के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक टायरेंट बेहेमोथ ने फिएंट स्टोन्स का एक हिस्सा खाने के बाद खुद को रोक लिया। ठीक है, अब हमें आउटकम का इंतजार करना होगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम यहीं रुककर देख सकते हो, और अगर बिजी हो तो मैं अभी किसी को भेजकर तुम्हें वापस भिजवा सकता हूं। करण ने कहा। अगर मुमकिन हो तो मैं यहीं रुककर देखना चाहूंगा, आशु ने कहा। वो भी ये जानना चाहता था कि आखिर फेंटोम में ऐसी क्या खास बात थी जिसे आहूजा परिवार इतने सालों से प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा था। तुम रुक सकते हो, मगर ध्यान रखना, इस प्लेटफॉर्म से बाहर बिल्कुल मत जाना, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं, करण ने बार बार वॉर्न करते हुए कहा। आशु ने सिर हिलाया। वो अपनी जिंदगी के साथ मजाक नहीं करने वाला था, इसीलिए तुरंत सहमत हो गया। अभी के लिए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि फिएंट स्टोन्स इतने कम वक्त में ग्रो होने वाले हैं। पिछली बार भी जब टायरेंट बेहेमोथ ने उन्हें खाया था तब उन्हें दोबारा उगने में कुछ दिन लग गए थे, तो इस बार भी इतनी जल्दी ग्रो होने के चांसेस कम थे। आशु ने उस जगह पर लगातार नजरें टिकाए रखने के बजाय फिएंटोम के चारों तरफ नजर दौड़ाई, ये देखने के लिए कि कहीं उसे वो छोटी हथेली का निशान दिख जाए। उसने बारीकी से आसपास की जगह पर सर्च किया, और तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। छोटी कब्र के पीछे आंसू को ट्रूथ लिसनर की मदद से छोटी हथेली का निशान नजर आ गया। वो ग्रेव स्टोन यानी कि कब्र के स्टोन पर इनग्रेव्ड था, क्योंकि स्टोन एकदम फ्लैट नहीं था, इसीलिए पहली नजर में वो किसी नेचुरल पैटर्न जैसा लगता था। लेकिन आशु पहले भी कई बार ऐसे हथेली के निशान देख चुका था, इसीलिए वो गलती से भी उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकता था। लेकिन अब आंसू एक नई सिचुएशन में फंस गया था। निशान तो मिल गया था, लेकिन करण ने कई बार सख्त हिदायत दी थी कि वो प्लेटफॉर्म से नीचे ना उतरे। फिर वो फिएंडटोम तक चलकर जाकर फोटो कैसे ले सकता था? इसके अलावा आहूजा परिवार ने उसे यहां आने की जो स्पेशल परमिशन दी थी, वो अपने आप में एक एक्सेप्शन थी। अब वो अपना फोन निकालकर वहां फोटो खींचे, ये तो नामुमकिन था। मैं फोटो कैसे लूं? आशु ने काफी देर तक सोचने की कोशिश की,
लेकिन कोई कारगर सॉल्यूशन उसके दिमाग में नहीं आया। जैसे ही आशु बेचैनी में सोच रहा था, अचानक उसे किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो फिर से ग्रो हो रहा है, फिर से ग्रो होने लगा है। आशु चौकन्ना हो गया और फौरन उस फेंडस्टोन वाले होल की तरफ देखा जिसे टायरेंट बेहेमोथ ने एक बड़े निवाले में खा लिया था। उसने देखा कि जो जमीन पूरी तरह क्लियर हो चुकी थी, वहां फिर से फेंट स्टोन्स ग्रो होने लगे थे। वो फेंट स्टोन्स कुछ ऐसे बढ़ रहे थे जैसे बारिश के बाद बांस के कोपले उगते हैं, तेजी से। और बिना रुके ये पहली बार था जब आशु ने किसी स्टोन को बढ़ते हुए देखा था। इस बार तो रीग्रोथ टाइम और भी कम हो गया। जिनसे आधे घंटे से पहले ही दोबारा उगाया, आहूजा परिवार के एक मेंबर ने फिक्र भरे लहजे में कहा। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? आशु ने पूछा। आहूजा परिवार इतने सालों से फिएंट टोम्ब को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे लगा कि उन्होंने पहले से इन फिएंट स्टोन्स से निपटने के कुछ तरीके तो जरूर खोज लिए होंगे। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट करण ने सिर हिलाकर कहा, पहले इन फिएंट स्टोन्स की ग्रोथ स्पीड बहुत धीमी हुआ करती थी, लेकिन डायमेंशनल स्टॉर्म्स के बाद इनकी ग्रोथ धीरे धीरे तेज होने लगी। बीते कुछ महीनों में इनकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। पहले फिएंट स्टोन्स फिएंट टोम्ब के चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक ही फैलते थे, लेकिन अब देखो बस कुछ महीनों में ये करीब 100 मीटर तक पहुंचने लगे हैं। मतलब तुम लोगों ने पहले कभी इन फिएंट स्टोन्स से डील ही नहीं किया? आशु को यकीन नहीं हुआ। बिल्कुल किया है, करण ने जवाब दिया। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ थोड़े बहुत फेंट स्टोन्स निकालकर रिसर्च के लिए लेके आए थे। हमने कभी इतनी बड़ी स्केल पे खुदाई नहीं की। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस जगह से स्टोन निकाले गए हों, वहां इतनी तेजी से नए फेंट स्टोन्स उगाएं। पहले तो ये ग्रोथ बहुत स्लो होती थी। इतनी फास्ट ग्रोथ पहले कभी नहीं देखी गई। वो क्या है? अचानक किसी ने फेंट स्टोन्स की तरफ इशारा करते हुए हैरानी भरी आवाज में चिल्लाकर कहा। आशु और करण ने उधर देखा तो जहां फेंट स्टोन्स ग्रो हो रहे थे, वहां एक ह्यूमन फेस नजर आने लगा था। वो चेहरा सीधे स्टोन पर बना हुआ था, जैसे कोई इंसान उस स्टोन में एम्बेडेड हो। वो नजारा बेहद अजीब और अनकंफर्टेबल करने वाला था। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? आशु ने करण से पूछा। इस बार करण ने बस चुपचाप सिर हिलाया और उस फेंट स्टोन पर ग्रो होने वाले चेहरे को घूरता रहा। उसी के साथ उसने सख्त हुक्म दिया, सब लोग इमरजेंसी मोड में चले जाओ। फौरन सबकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। तनाव और सावधानी का माहौल छा गया। आहूजा परिवार के हर मेंबर को पता था कि फेंट टोम्ब कितनी डरावनी और खतरनाक है। आशु, जिसे इस टोम्ब की गहराई और खौफनाकपन का कोई अंदाजा नहीं था, अब अंदर ही अंदर ऑमिनस फील करने लगा। उस इंसानी चेहरे में पांचों फेशियल फीचर्स साफ नजर आ रहे थे और उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन मामूली स्टोन स्टैच्यू या मास्क की तरह उसमें कोई वाइब्स नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी आंखें खोलकर जिंदा हो सकता है। सभी लोग उस चेहरे को शक और डर भरी नजरों से घूर रहे थे। तभी पास के स्टोन प्लेटफॉर्म से आहूजा परिवार का एक मेंबर अचानक नीचे कूद पड़ा। ये इतना अचानक हुआ कि किसी को भी रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। जब तक सब समझ पाते कि हुआ क्या है, तब तक वो शख्स प्लेटफॉर्म से सीधे नीचे की जमीन पर पहुंच चुका था। जमीन पूरी तरह फेंट स्टोन से ढकी हुई थी। जैसे ही वो शख्स जमीन पर लैंडर हुआ, उसके पैरों में पहने हुए जूते किसी अजीब तरह से बदलकर फेंट स्टोन बन गए। और सिर्फ जूते ही नहीं, उसकी पिंडलियां भी तेजी से फेंट स्टोन में बदलने लगीं। महज 2 सेकंड में दोनों पिंडलियां पूरी तरह पत्थर की बन चुकी थीं। ये सब इतनी तेज हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने तक का मौका नहीं मिला। बस एकलौता करण ही था जिसने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपने हाथ को स्वॉर्ड की तरह चलाया और हवा में ही एक स्लैश किया, जिससे एक स्वॉर्ड बीम निकली और स्टोन में बदली। लेग्स को एक ही हमले में काट दिया। फिर उसने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर उस आदमी को खींचकर वापस स्टोन प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। उसी पल वो शख्स जैसे होश में आया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी और उसकी लेग्स से लस्कारिस्लारो से लगातार खून बह रहा था। ब्लीडिंग रोककर इसकी ट्रीटमेंट शुरू करो, करण ने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया। उसकी निगाहें उस लेग पर टिकी थीं जो पूरी तरह पेट्रिफाइड हो चुकी थी। कटी हुई लेग अब भी जमीन पर उसी जगह खड़ी थी और ऐसा लग रहा था मानो वो खुद को फेंट स्टोन्स के साथ एक हो चुकी हो। जैसे वो कभी इंसान की टांगें नहीं थी, बल्कि हमेशा से वहीं मौजूद रही हों। यह नजारा इतना अजीब और खौफनाक था कि देखने वाले की रूह तक सिहर उठे। हालांकि आंशु के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे और वो जानना चाहता था
कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन ये वक्त उन सवालों को पूछने का नहीं था। वो लगातार ट्रूथ लिसनर के जरिए फिएंट टोम्ब एंड फिएंट स्टोन्स को स्कैन कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी अब नहीं लगा। बस इतना महसूस हो रहा था कि फिएंट स्टोन के अंदर प्राइमोर्डियल एनर्जी का फ्लो हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी अलग या खास नहीं था। आशु, अब तुम वापस जाओ, करण ने सीरियस टोन में कहा। फिएंट टोम्ब की सिचुएशन बदल चुकी है। अब ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। हमें किसी भी एक्सीडेंट से बचना होगा। हालांकि आशु के मन में अब भी उस फिएंट टोम्ब पर मौजूद छोटी हथेली के निशान की फोटो लेने की इच्छा थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो करण से फोटो लेने की इजाजत मांग ही नहीं सकता था। उसे करण की बात मानकर वहां से वापस लौटना पड़ा। फेंटोम्ब अब एक बड़ी परेशानी बनती हुई नजर आ रही थी। जब आहूजा परिवार ने आशु को वहां से इवैक्यूएट किया, तो उसने देखा कि उनके कई मेंबर्स लगातार रीइंफोर्समेंट के तौर पर फिएंटोम्ब की तरफ दौड़ रहे थे। आशु को खुद भी नहीं पता था कि असल में फिएंटोम्ब है क्या। वो चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकता था। जब वो वापस सेलेस्टियल मास्टर मैनर पहुंचा, तब भी उसका दिमाग फिएंटोम्ब की तरफ ही अटका हुआ था। वो लगातार उसी अजीब चेहरे के बारे में सोच रहा था। वो चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वो या तो खुद फिएंट स्टोन का हिस्सा हो या फिर कोई डायमेंशनल क्रिएचर हो जो उसमें मौजूद हो। लेकिन आशु के लिए ये तय कर पाना नामुमकिन था, और ये मानो किसी डरावने सपने की शुरुआत थी। आने वाले कुछ दिनों में साफ दिखाई देने लगा कि पूरा आहूजा परिवार एक टेंस स्टेट में था। सेलेस्टियल मास्टर मैनर से लगातार लोग बाहर जा रहे थे। ज्यादा चांसेस यही थे कि वे सभी फिएंट टोम्ब की ओर ही जा रहे थे। जब आशु की दोबारा मायरा से मुलाकात हुई, तो उसे रहा नहीं गया और पूछ बैठा, मायरा, फिएंट टोम्ब की सिचुएशन अब कैसी है? मायरा का चेहरा सीरियस था, जिसके साथ उसने कहा, सिचुएशन अच्छी नहीं है। बीते कुछ दिनों में रोज कोई ना कोई फिएंट टोम्ब में छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब तक सभी को वक्त रहते बचा लिया गया है, लेकिन ऐसी घटनाएं अब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रही हैं। सबसे अजीब बात यह है कि कोई वजह नहीं मिल रही। जब उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो कुछ भी नहीं बता पाते। अगर इसका कारण जल्दी नहीं मिला, तो बात बहुत बिगड़ सकती है। क्या तुम लोगों ने फिएंट स्टोन पर नजर आए? उस चेहरे को तोड़ने की कोशिश की? आशु ने पूछा। कोशिश की, लेकिन बेकार है। अगर चेहरा तोड़ भी दिया जाए, तो वो दोबारा उगाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक चेहरा टूटने के बाद दूसरे हिस्सों में स्टोन फेस उगने लगते हैं। अब तो फिएंट टोम्ब के चारों तरफ 7 स्टोन फेस उग चुके हैं। आशु अब समझ चुका था कि इस बार आहूजा परिवार सच में एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अगर ये सिचुएशन जल्द कंट्रोल में नहीं आई, तो लोग ऐसे ही खुद को फिएंट टोम्ब में झोंकते रहेंगे और अंत में शायद पूरा आहूजा परिवार ही खत्म हो जाए। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल में फिएंट टोम्ब की सिचुएशन है क्या? आशु ने पूछा। अगर बताना मुश्किल हो तो रहने दो। मायरा कुछ पल के लिए झिंकी, फिर धीमी आवाज में लगभग फुसफुसाकर बोली, मैं तुम्हें बताती हूं, लेकिन किसी और को मत बताना। दरअसल एक लीजेंड है कि हमारे आहूजा परिवार के पूर्वजों को एक खास केव में दफनाया गया था, और उसी केव की मदद से एक सेलेस्टियल मास्टर पैदा हुआ था। लेकिन असलियत ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे परिवार ने वो खास केव जरूर डिस्कवर की थी, लेकिन हमने उसे खुद को दफनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद चीजों को बाहर आने से रोकने के लिए ढूंढी थी। क्या मतलब? आशु थोड़ा चौंका। क्या तुम कहना चाह रही हो कि पहले से ही कोई वहां दफन था? अगर सही शब्दों में कहूं, मायरा ने धीरे से कहा, तो वो कोई इंसान नहीं था। वो एक नेजी थी। नेजी क्या? वो किसी तरह का ज़ोंबी है? आशु ने हैरानी से पूछा। उसने पहले भी ऐसे किसी मॉन्स्टर के बारे में सुना था, लेकिन ठीक ठीक याद नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद इसका ज़ोंबीज से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मायरा ने सिर हिलाया। आम लोग अक्सर नेजी और ज़ोंबी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। लीजेंड्स में नेजी को हेवन की एक गॉडेस माना जाता है। कहा जाता है कि वो हेवन से पृथ्वी पर आई थी ताकि येलो एम्परर को चियो के खिलाफ बैटल में मदद कर सके, लेकिन इस फाइट में उसने अपनी सारी डिवाइन पावर खर्च कर दी, और इसीलिए वो वापस हेवन नहीं जा सकी। उसी वजह से अब वो जमीन के नीचे सो रही है, इस इंतजार में कि उसकी डिवाइन पावर दोबारा लौटे और वो फिर से हेवन जा सके। मायरा कुछ पल के लिए रुकी, फिर आगे बोली, वाह,
धरती पर आई थी काउंट ऑफ द विंड एंड लॉर्ड ऑफ द रेन को हराने के लिए उन्होंने जो तूफान पैदा किया था, वो भी उसकी मौजूदगी के सामने खाक हो गया। जब काउंट ऑफ द विंड और लॉर्ड ऑफ द रेन ने मिलकर उस पर हमला किया, तब भी वे नेजी के सामने टिक नहीं पाए। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी डिवाइन पावर कितनी पावरफुल थी। वो जमीन के नीचे सोती रही, लेकिन जब उसकी डिवाइन पावर वापस लौटने लगी, तो या तो वो खुद जाग गई या किसी ने उसे जगा दी। और जैसे ही वो जागी, उसकी डिवाइन पावर पूरे इलाके में फैल गई, जिससे जमीन बंजर और सूखी हो गई। इसीलिए उसे सूखे की देवी या कुछ जगहों पर हिदेरिगामी के नाम से भी जाना जाता है। वो एक बहुत ही खतरनाक हस्ती है। उस वक्त हमारे परिवार के पूर्वज ने यह डिस्कवर किया था कि जमीन के नीचे सोई हुई नेजी अब जागने वाली है। तभी से उन्होंने इस जगह को गार्ड करनी शुरू कर दी, ताकि नेजी बाहर ना आ सके। लेकिन बाहर की दुनिया को लगा कि उन्होंने कोई ट्रीजर केव ढूंढ ली है। बीते सालों में हमारा आहूजा परिवार लगातार फिएन टोम को मॉनिटर करता आ रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि नेजी बाहर ना आ पाए। लेकिन जब से डायमेंशनल स्टॉर्म्स आए हैं, फिएन टोम के अंदर की ताकत और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब सवाल यह है कि हमारा परिवार इसे और कितने समय तक रोक पाएगा, हमें खुद नहीं पता। उसका बाहर आना अब सिर्फ वक्त की बात है। तो इसका मतलब हुआ कि ये डायमेंशनल स्टॉर्म्स के पहले से एग्जिस्ट करती है। क्या सच में ऐसा कोई क्रिएचर है जिसे नेजी कहते हैं? आंसू थोड़ा अनकंफर्टेबल और टेंशन नजर आया। डायमेंशनल स्टॉर्म्स के बाद दुनिया में किसी भी तरह का क्रिएचर आ सकता था, ये बात तो समझ में आती थी। लेकिन आहूजा परिवार प्राचीन समय से ही नेजी के खिलाफ गार्ड करने की तैयारी कर रहा था। ये बात सच में चौंकाने वाली थी। मुझे नहीं पता कि सच में नेजी नाम का क्रिएचर मौजूद है या नहीं, मायरा ने सीरियस लहजे में कहा। लेकिन इतना तय है कि फिएन टोम्ब के अंदर कुछ ऐसा है जो आम नहीं है। इन सालों में वहां लगातार अजीब चीजें सामने आती रही हैं। अगर हमारा आहूजा परिवार अपनी जान जोखिम में डालकर इसे गार्ड ना करता, तो शायद अब तक माउंट ड्रैगन टाइगर के आसपास का इलाका बर्बादी और तबाही की चपेट में आ चुका होता। इतना कहकर मायारा उठ खड़ी हुई और जाने के लिए तैयार हो गई। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। जब मैं सेलेस्टियल मास्टर मैनर में ना रहूं, तो बिना वजह इधर उधर मत घूमना, वरना लोग कुछ और समझ बैठेंगे। तुम कहां जा रही हो? आशु ने हैरानी से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मायरा ऐसे वक्त में बाहर क्यों जा रही है। फेंटोम्ब पहले ही बेहद खतरनाक हो चुकी थी। अगर लॉजिकली देखा जाए, तो मायरा को सेलेस्टियल मास्टर मैनर के अंदर रहकर मदद करनी चाहिए थी। नो नॉनजिक थीजा, मायरा ने सीधा दिया। मैं अपने भाइयों के साथ डायमेंशनल क्रिएचर्स को मारने जा रही हूं। आशु को मायरा के लाइफ प्रोविडेंस से जुड़ी बात याद आ गई। उसने थोड़े सोचने के बाद कहा, दरअसल मेरे पास एक गोल्डन एप्पल है जो किसी के लाइफ प्रोविडेंस को बिना किसी साइड इफेक्ट के चेंज कर सकता है। क्या तुम उसे ट्राई करना चाहोगी? मायरा के चेहरे पर पहले तो एक हल्की सी खुशी की चमक आई, लेकिन फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी बेकार ही हूं, और यही थोड़ी सी मदद है जो मैं सबके लिए कर सकती हूं। मायरा की बात सुनकर आंसू चुप रहा। मामरा किस्मत वाली थी, लेकिन साथ ही बदकिस्मत भी। उसे अपनी एबिलिटी के फायदे और नुकसान दोनों का बोझ उठाना पड़ रहा था, और उस दर्द का भी आंसू मायरा की फीलिंग्स को समझ सकता था। वो डायमेंशनल क्रिएचर्स को मारने से पहले उनसे गहरी दोस्ती करने की ख्वाहिश नहीं रखती थी, लेकिन करण का परिवार इतनी टफ सिचुएशन में था कि उनके पूरी तरह से वाइप आउट हो जाने का भी खतरा था। मायरा जो कर रही थी, शायद उससे अपने पूरे परिवार की जान बचा रही थी। हर परिवार की अपनी परेशानियां होती हैं। इतने बड़े खानदान के लिए भी जिंदगी आसान नहीं है। आशु ने मन ही मन सोचते हुए एक गहरी सांस ली। मायरा के चले जाने के बाद आंसू सेलेस्टियल मास्टर मैनर में नहीं रुका। वो ड्रैगन टाइगर टाउन के एक छोटे होटल में चला गया। एक तरफ तो वो आहूजा परिवार को और परेशान नहीं करना चाहता था, और दूसरी तरफ यह भी जरूरी था कि जब अनुप आए तो वो आसानी से कांटेक्ट कर सके। उस दोपहर डेमोनिक नियोनेट ने अपना इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया और एपिक क्लास पर पहुंच गई। उसकी स्किल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसके सभी स्टैट्स बढ़कर 41 हो गए। आशु अब बस इस उम्मीद में था कि जब वो मिथिकल क्लास पर इवोल्व करेगी, तो व्हील ऑफ डेस्टिनी उसे कोई शानदार सरप्राइज देगा। डेमोनिक नियोनेट की वापसी ने आशु को काफी राहत दी। भले ही वो अभी सिर्फ इपिक क्लास पर थी, लेकिन उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ आशु के लिए बहुत फायदेमंद थी।
जैसे ही आशु डेमोनिक नियोनेट की इवोल्यूशन कंप्लीट होने से संतुष्ट हुआ, उसी दिन बनाना फेरी, जो अब तक मिथिकल क्लास पर नहीं पहुंची थी, ने आखिरकार मिथिकल क्लास पर ब्रेक थ्रू कर लिया। आशु खुशी से झूम उठा। वो बहुत वक्त से बनाना फेरी के एग से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि बनाना फेरी अपने एग से निकलकर जेड सिल्क ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की के रूप में सामने आई है, तो वो उसके स्टैट्स देखने के लिए बेचैन हो उठा। बनाना फेरी मिथिकल इवोल्वेबल, लाइफ स्टेट सुप्रीम यिन स्पिरिट रूट, लाइफ सोल डिवाइन विंड इमोर्टल, व्हील ऑफ डेस्टिनी 3 रियल्म्स बेस्ट विंड यिन, स्ट्रेंथ 81, स्पीड 81, कॉन्स्टिट्यूशन 81, प्राइमोडियल एनर्जी 81, टैलेंट स्किल सुप्रीम यिन विंड, कंपेनियन फॉर्म फैन। बाकी स्किल्स में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उसके बेसिक स्टैट्स अब एक टॉप मिथिकल के लेवल पर यानी 81 पॉइंट्स पर पहुंच चुके थे। जो एक्स्ट्रा व्हील ऑफ डेस्टिनी मिला था, उसका नाम था 3 रियल्म्स बेस्ट विंड। ये नाम सुनने में बहुत दबंग लग रहा था, लेकिन आशु को यह नहीं पता था कि इसका असर असल में कितना स्ट्रांग था। व्हील ऑफ डेस्टिनी के पीछे यिन वर्ड क्यों है क्या? इसका मतलब यह है कि कोई 3 रियल्म्स बेस्ट विंड यांग भी होगा। आशु को यह बात कुछ अजीब लगी। जब उसने रियल वर्ल्ड में बनाना फेयरी को बुलाई, तो सामने एक लड़की अपीयर हुई, जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे और चेहरा एक हल्के घूंघट से ढका था। वो तकरीबन 14-15 साल की लग रही थी। उसके बर्फ जैसे सफेद पैर खुले हुए थे और वो एक बनाना लीफ पर बैठी थी। इस बार वो बनाना लीफ पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। लड़की उस पर बैठी हुई हवा में तैर रही थी। उसका घूंघट धीरे धीरे उड़ रहा था और वो कुछ अनकंफर्टेबल सी लग रही थी। हालांकि आशु को किसी कंपेनियन बीस्ट की शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इतनी खूबसूरत और प्यारी कंपेनियन बीस्ट का साथ होना उसका मूड नेचुरली अच्छा कर देता था। उसने एक गेम डंजन लॉन्च किया और मेटलवर्क टेम्पल डंजन में एंटर होना चूज किया। आंसू देखना चाहता था कि बनाना फेरी का व्हील ऑफ डेस्टिनी असल में कितना पावरफुल है। मेटलवर्क टेम्पल के अंदर चारों तरफ फर्नेस थीं और टेम्परेचर काफी हाई था। बनाना फेरी बनाना लीफ पर बैठी हुई थी और ब्लड के रंग के अवतार के पास हवा में तैर रही थी। आंसू के इशारे पर उसने अपने गाल फुलाए और मेटलवर्क टेम्पल की ओर जोर से फूंक मारी। फायर से फॉर्म हुई फायर एलिमेंटल स्पिरिट्स और अलग अलग डायमेंशनल क्रिएचर्स का झुंड पूरी तरह उड़ गया। जो भी चीज हिल सकती थी, वो हवा में उड़ती चली गई। यहां तक कि वहां मौजूद बड़ी से बड़ी फर्नेस भी बुझ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक तूफान गुजर गया हो। आशु ने देखा कि गेम के नोटिफिकेशन कॉलम में एक के बाद एक मैसेज भरते जा रहे थे। अलग अलग डायमेंशनल क्रिएचर्स के मरने की नोटिस लगातार पॉपअप हो रहे थे। आशु तेजी से मेटलवर्क टेम्पल के अंदर गया और देखा कि टेम्पल के पिछले हिस्से की फ्लेम्स भी बुझ चुकी थीं। वहां हर तरफ बिखराव और तबाही फैली हुई थी। जो मेटलवर्क टेम्पल ओरिजिनली फर्नेस से भरा रहता था, अब वहां एक भी फ्लेम नहीं थी। टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया था और अब उसे गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। जो चीज आशु को थोड़ा परेशान कर गई, वो ये थी कि 3 रियल्म्स बेस्ट विंड से जो डायमेंशनल क्रिएचर्स उड़कर मरे थे, वो इतनी दूर जाकर गिरे थे कि उनके डायमेंशनल क्रिस्टल्स और कंपेनियन एग्स ढूंढे ही नहीं जा सके। ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, जैसा नाम है वैसी ही पावर। आशु काफी एक्साइटेड हो गया था, लेकिन तभी उसकी नजर बनाना फेरी पर पड़ी। वो कुछ थकी थकी सी लग रही थी। उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी और 3 रियल्म्स बेस्ट विंड भी अब कूल डाउन स्टेट में जा चुकी थी। अफसोस, अगर वो ये अटैक लगातार कुछ बार और कर पाती, तो ये चीज तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल होती। आशु ने लालची होकर सोचा, व्हील ऑफ डेस्टिनी के ऑगमेंटेशन के बिना भी बनाना फेरी की सुप्रीम यिन विंड को एक पावरफुल डिवाइन टेक्निक मानी जाती थी। मामूली मिथिकल क्रिएचर्स उसकी एक भी स्ट्राइक नहीं झेल सकते थे, चाहे उड़े मई नहीं, लेकिन वो उसकी हवा से फ्रीज जरूर हो जाते। डेमोनिक नियोनेट और बनाना फेरी का इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाना आशु के लिए खुशी की बात थी। उसने एक बार फिर पिल फर्नेस माउंटेन में शिकार करना शुरू किया, लेकिन इस बार भी कोई मिथिकल कंपेनियन एक ड्रॉप नहीं हुआ। उस दिन आशु थोड़ी देर टहलने निकला। जब वापस आया तो देखा कि अनूप उसके रूम में बैठा था। आशु को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो कब आया। अनूप की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे और वो चिड़चिड़ा सा लग रहा था। उसके बाल चिपचिपे और उलझे हुए थे, जैसे हफ्तों से उसने सिर नहीं धोया हो।
उसके चेहरे पर दाढ़ी उगाई थी और उसके कपड़े भी साफ नहीं थे। अगर उसके अच्छे लुक्स और ब्रांडेड कपड़ों की वजह से उसे पहचानने में आसानी ना होती, तो कोई भी उसे भिखारी समझ लेता। करिश्मा कहाँ है? आशु ने अनूप से पूछा। करिश्मा ठीक है, टेंशन मत लो, उससे मिलना बहुत आसान है। बस तुम एक काम कर दो, अनूप ने दांत भींचते हुए कहा। इन दिनों अनूप की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं रही थी। अब जाकर उसे मौका मिला था आशु से एक काम निकलवाने का। क्या तुम चाहते हो कि मैं अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का कंपेनियन एक चोरी करने में तुम्हारी मदद करूं? आशु ने सीधे पूछा। बिल्कुल सही। अनूप ने कॉन्फिडेंट होकर सिर हिलाया। जैसा मैं कहूं, अगर तुम वैसा ही करो तो जब सब खत्म हो जाएगा, मैं करिश्मा को तुम्हें लौटा दूंगा। वरना वरना कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो उसे। आशु ने काम टोन में कहा। क्या अनूप भड़क उठा। तुम्हें डर नहीं कि मैं उसे मार? उसने इतने दिन सिर्फ इस एक मौके के लिए सफर किया था, और अब जब उसे मौका मिला था तो आंसू ने ऐसा जवाब दे दिया। यह सुनकर वो आगाबूला हो गया। अगर मारने की हिम्मत है तो मार दो, आशु ने बेहद कोल्ड लहजे में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं उसे नहीं मार सकता? अनूप गुस्से से बोला। क्या तुम्हें अपना यह सफर बहुत मुसीबतों भरा नहीं लगा? आशु ने पूछा। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अनूप का दिल एक पल के लिए धड़कना रुक गया। उसने शक भरी निगाहों से आंसू की तरफ देखा। मुझसे लेना देना कुछ नहीं, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारा बैड लक कब से शुरू हुआ था? आशु ने कहा। तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब करिश्मा की वजह से हुआ? अनूप गुस्से से तमतमा उठा। उसने हमेशा सोचा था कि सारी गलती उसी की है, लेकिन अब सुनकर उसे झटका लगा कि प्रॉब्लम उस छोटी सी लड़की में हो सकती है। तुम खान परिवार की महक खान को जानता हो ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही दूसरों से अलग होते हैं। करिश्मा भी वैसी ही है, लेकिन महक से अलग। वो तुम्हें लक नहीं दिलवाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? खैर, अगर तुम्हें पसंद है तो उसे अपने साथ लेकर घूमते रहो। कम से कम मुझे उससे छुटकारा मिल गया, आशु ने कहा। अनूप हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसे खान फैमिली की महक के बारे में तो पता था ही, यहां तक कि आयशा को भी वो जानता था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि करिश्मा भी उन्हीं जैसी निकलेगी। ये क्यों ना मैं उसे तुम्हें लौटा दूं? अनूप थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा था। शुरू में तो उसे यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने रास्ते में जो कुछ भी झेला, उसे याद किया, तो उसे मानना ही पड़ा। मैं इन दिनों बहुत बिजी हूं, बच्चे की देखभाल के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों ना तुम कुछ दिन और उसका ध्यान रख लो, जब मैं महिम सिटी लौटूंगा तब बात करेंगे। आशु ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्यान रखूं तेरी ऐसी की तैसी? अनूप ने गुस्से में आकर अपना लहजा बदलते हुए कहा। बड़े सीनियर ब्रदर, गुस्सा मत हो। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत की पेमेंट कर दूंगा। एक दिन की देखभाल के लिए एक इपिक कंपेनियन एक कैसा रहेगा? इस रेट पर तो किसी फीमेल सेलिब्रिटी को भी नैनी रखा जा सकता है। तुम्हें तो लाजवाब सौदा मिल रहा है। क्या कहते हो? आशु ने कहा। अनूप ने जोर से हथेली मेज पर मारी और पूरे जोश से बोला। तू समझता क्या है मुझे? मैं अनूप हूं, चोरों का भगवान अनूप। क्या मैं बच्चों की देखभाल करने वाला इंसान लगता हूं? तू रोज मुझे इपिक कंपेनियन एक दे या फिर रोज मिथिकल कंपेनियन एक भी दे, मैं ये काम नहीं करूंगा। बस देखता जा। अभी और इसी वक्त करिश्मा को वापस तेरे पास भेज रहा हूं। अब तू ही उसका ध्यान रख। बड़े सीनियर ब्रदर, ये ठीक नहीं है। जरा सोचो, तुम उसे इतनी दूर यहां तक लाए और अब यूं ही मुझे लौटा रहे हो। ये तो तुम्हारा घाटे का सौदा हुआ ना। मेरी सलाह है कि कुछ दिन और उसकी देखभाल कर लो। आशु ने शांत स्वर में कहा। मैं तुझ पर क्यों भरोसा करूं? तू तो वैसे ही दिमाग से खुराफाती है, और अगर मैंने उसका और ध्यान रखा तो हाल और बुरा नहीं हो जाएगा। अनूप ने झुंझलाते हुए कहा। तुम सच में उसे मुझे वापस देने वाला हो? आशु ने पूछा। बिल्कुल, मैं अनूप हूं और मैं कभी अपनी कही हुई बात से नहीं पलटता। अनूप ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। ठीक है, लेकिन तुमने करिश्मा की इतने दिन तक देखभाल की है, भूखे प्यासे रहकर वो तो जरूर दुबली हो गई होगी। तुम्हें उसे न्यूट्रिशन के लिए कुछ पैसे तो देने ही चाहिए, ताकि मैं उसके लिए कुछ टेस्टी सप्लीमेंट्स खरीद सकूं। बे, हाँ है ना? आशु ने हाथ आगे बढ़ाते हुए अनूप से कहा। अनूप तो बिल्कुल सन्न रह गया।
उसने बेहया लोग बहुत देखे थे, लेकिन इतना बेहया इंसान पहली बार देख रहा था। तुम मुझसे न्यूट्रिशन फीस मांग रहे हो? अनूप गुस्से और बेबसी से कांपने लगा। भूख से अगर कोई दुबला हुआ है तो वो मैं हूं, समझा? हरामखोर सारा खाया पिया रास्ते में निकाल दिया, उल्टी कर दी। ऊपर से खुद कुछ खाया नहीं, कुछ कहा नहीं। पूरे दिन रोया और हंसा। आधी रात को ऐसी हंसी मारी कि पूरा होटल डर गया। सबको लगा भूत है। तू समझता है ये सब आसान था? सुन ले, वो बच्ची तो मजे से खा पी रही थी, और मैं तो मरने वाला हूं, समझा? और ऊपर से तू मुझसे न्यूट्रिशन के पैसे मांग रहा है? बड़े सीनियर ब्रदर, इस बात से अपनी जिम्मेदारी मत झाड़ो। उसे किडनैप तो तुम ही करके लाए थे। अब ऐसे बोल रहे हो जैसे करिश्मा ने तुम्हें किडनैप कर लिया हो। शर्म नहीं आती? आंसू अब पूरी तरह रिलैक्स हो चुका था, अपनी हंसी रोकते हुए बोला, कोई बात नहीं। अगर तुम पैसे नहीं देना चाहते, वैसे भी मैं तो कुछ दिन के लिए सेलेस्टियल मास्टर मैनर में रहने वाला हूं। हिम्मत है तो करिश्मा को वहीं भेज देना। अगर तू नहीं लेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अनूप ने गर्दन पर हाथ फेरकर इशारा करते हुए कहा, तुम ऐसी बच्ची को मारने की बात कर रहे हो? मार दो। अगर अपनी पूरी जिंदगी बदकिस्मती में बिताने से नहीं डरते तो जाओ और ट्राई कर ले। आशु ने कंधे उचकाकर दोनों हाथ फैला दिए। जैसे ही अनूप ने उन बीते दिनों को और फ्यूचर के वैसे ही हालातों के बारे में सोच उसकी रूह कांप उठी। फिर अचानक अनूप का गुस्से से भरा चेहरा एक मुस्कुराहट में बदल गया। जूनियर ब्रदर, हम सब भाई हैं। तुम मुझसे ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? बस बता दो कि मेरी ये भतीजी क्या क्या खाना पसंद करती है। मैं सब खरीद कर दूंगा, जो चाहे खा सकती है। वो अब आया असली बड़े सीनियर ब्रदर वाला अंदाज। आशु ने उसे थम्स अप दिया। वैसे बड़े सीनियर ब्रदर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट से एक कंपेनियन बीस्ट को किसी और को कैसे ट्रांसफर करते हैं? मैं काफी लंबे वक्त से इस पर रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। जूनियर ब्रदर, अगर तुम ये मेथड सीखना चाहते हो तो मैं जरूर सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट से एक लाइफ सोल कंडेंस करनी होगी। इतना कहकर अनूप ने मन ही मन सोचा, तुम तो स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट को मैनुअली ट्रेन भी नहीं करते। अगर तुम सच में लाइफ सोल कंडेंस कर पाओ तो वो तो चौंकाने वाली बात होगी। स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट से लाइफ सोल मैं पहले ही कंडेंस कर चुका हूं। अब बस ये बताओ, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आशु ने कहा। आशु की बात सुन अनूप की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डिसबिलीफ से बोला, क्या तुम्हारी स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट ने सच में लाइफ सोल कंडेंस कर ली? अभी कुछ ही वक्त पहले कंडेंस की है। इसे ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से अभी भी ये बस प्राइमोर्डियल बॉडी लेवल पर है। आशु ने कहा। अनूप का मन किया कि आशु के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे और उसका वो इरिटेट करने वाला चेहरा तोड़ दे, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। जूनियर ब्रदर, मजाक मत करो। अगर तुमने स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट की लाइफ सोल कंडेंस नहीं की है और मेरे मेथड को ट्राई करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अनूप अब भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी लाइफ सोल का नाम क्या है? आशु ने अनूप से पूछा। बताने में कोई हर्ज नहीं। मेरी लाइफ सोल का नाम एस्ट्रल सोल है। इसका मतलब है कुदरत में स्टार्स की सोल। ऐसा कहते हुए अनूप ने थोड़ी सी स्टारलाइट बुलाई। वो स्टारलाइट इस तरह फ्लो हो रही थी जैसे हजारों स्टार्स को समेट रही हो। मेरी लाइफ सोल का नाम तुम्हारी तरह गूंजदार तो नहीं है। उसका नाम फाइन डस्ट है, लेकिन शायद उनका नेचर मिलता जुलता हो। आशु ने अपनी फाइन डस्ट लाइफ सोल भी बुला ली। जैसे ही अनूप ने आशु की फाइन डस्ट देखी, वो एकदम सन्न रह गया। भले ही लाइफ सोल्स अलग अलग होती हैं और उनकी एबिलिटीज भी अलग हो सकती है, लेकिन उसमें कोई शक नहीं था। ये स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट से कंडेंस की गई लाइफ सोल थी। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जूनियर ब्रदर, क्या दो अलग अलग प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स को साथ में ट्रेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अनूप ने लार निगलते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं। अब तुम बताओगे या नहीं कि तुम्हारा मेथड क्या है? अगर नहीं तो मैं सेलेस्टियल मास्टर मैनर जा रहा हूं, आशु ने कहा। अरे उतावले मत बनो, ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब जब तुम्हारे पास स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट की लाइफ सोल है तो तुम्हारे लिए इसे सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद अनूप ने अपना मेथड आशु को समझाना शुरू किया। आशु को पहले इस बात की फिक्र हो रही थी कि उसकी लाइफ सोल अनूप की लाइफ सोल से अलग है। उसे लग रहा था कि शायद एबिलिटीज पूरी तरह मैच ना करे और वो अनूप के मेथड को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उसने अनूप की पूरी एक्सप्लेनिंग सुनी
तो उसे समझ आ गया कि उसकी फिक्र बेमतलब थी। वो भी अनूप के मेथड को आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। असल में इस मेथड में लाइफ सोल की एबिलिटी पर डिपेंड नहीं रहना था, बल्कि सीधा स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट की अपनी एबिलिटी का यूज करना था। थोड़ी ही देर में आशु ने अनूप का मेथड पूरी तरह समझ लिया। अब बस उसे यूज में लाना बाकी था। जूनियर ब्रदर, तुम प्रैक्टिस चालू रखो, मैं अपनी भतीजी को लेकर आता हूं। इतना कहकर अनूप भाग खड़ा हुआ, जैसे डर हो कि आशु उससे कुछ और ना मांग ले। वो हमेशा से ऐसा इंसान था जो किसी भी हालत में नुकसान नहीं सहता था, लेकिन जब भी वो आशु से मिलता, हर बार घाटे में ही रहता। अब तो वो बस यही चाहता था कि आशु से जितना हो सके दूर रहे। आंसू को अनूप से सच में अब कुछ और चाहिए भी नहीं था, इसलिए उसने उसे रोका नहीं। कुछ देर बाद एक स्टाफ मेंबर ने आंसू के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा कि कोई उनसे मिलने आया है। आंसू बाहर आया तो देखा कि करिश्मा दरवाजे के बाहर खड़ी है, लेकिन अनूप कहीं नजर नहीं आ रहा था। जाहिर है कि अनूप को डर था कि आंसू फिर से उससे कुछ ठग ना ले, इसलिए उसने तो अपना चेहरा दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। करिश्मा, रास्ते में तुम्हें कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आंसू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा। करिश्मा ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया और फिर अपनी गर्दन से वो नेकलेस उतारकर आंसू की तरफ बढ़ा दिया। आंसू एक पल के लिए चौंक गया। उसे पता था कि ये वही नेकलेस है जो करिश्मा को अनूप से मिला था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि करिश्मा अब उसे उसे क्यों दे रही थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे संभाल कर रख दूं? आंसू ने नेकलेस लेते हुए पूछा। करिश्मा ने फिर से सिर हिलाकर ना में जवाब दिया और फिर उंगली से नेकलेस के जेब की तरफ इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे उस जेब में कुछ गड़बड़ हो। आंसू ने हैरान होकर उस जेब को बारीकी से चेक किया। जब उसने और नजदीक से देखा तो सच में उसे उसमें कुछ गड़बड़ नजर आई। खुली आंखों से देखने पर उस रूबी नेकलेस में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब आंशु ने अपनी हेल किंग लाइफ सोल पर स्विच किया तो उसे पेंडेंट के बीच में एम्बेडेड सबसे बड़े रूबी में एक ब्लड कलर्ड शैडो दिखाई दी। वो शैडो किसी स्पाइडर की लग रही थी। ये क्या है, कोई स्पिरिट बॉडी? आंशु ने करिश्मा से पूछा। अल्फा, करिश्मा ने जवाब दिया। ये भी अल्फा है। आंशु थोड़ा सरप्राइज हो गया। जितनी बार भी उसने देखा, उसे उस रूबी के अंदर एक स्पिरिट बॉडी ही दिखाई दी। हालांकि दोबारा सोचने पर बात कुछ हद तक समझ में आने लगी। ऐसा कोई रूल नहीं था कि अल्फा में स्पिरिट बॉडी नहीं हो सकती। उस रूबी में जो स्पाइडर थी वो शायद स्पिरिट टाइप अल्फा था। ये कोई हैरानी की बात नहीं कि करिश्मा ने ये नेकलेस रख लिया। इसके अंदर ऐसा अजीब सा अल्फा छुपा हुआ था। ये देखकर तो कोई भी चौंक जाए। आंसू सोचने लगा, ये किस क्लास का होगा? इसी का जवाब जानने की कोशिश करने के लिए उसने अपना फोन निकाला और उस रूबी की फोटो खींची जिसमें स्पाइडर शेप की शैडो थी। आंशु को हैरानी तब हुई जब उस पर स्टैट्स नजर आने लगे, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कोई डायमेंशनल क्रिएचर नहीं था, बल्कि एक कंपेनियन बीस्ट था। रेड हार्ट अल्फा मिथिकल, लाइफ प्रोविडेंस विडो, लाइफ सोल क्वीन ऑफ हार्ट्स, व्हील ऑफर, डेस्टिनी लव अल्फा, स्ट्रेंथ 77, स्पीड 80, कॉन्स्टिट्यूशन 71, प्राइमोडियल एनर्जी 80, टैलेंट स्किल न्यूरोटॉक्सिन, कंपेनियन फॉर्म पेंडेंट। ये तो एक इनक्यूबेट हो चुका कंपेनियन बीस्ट है, लेकिन ये यहां कैसे आया? इसका मास्टर कहां गया? आशु थोड़ा कंफ्यूज था। लॉजिकली देखा जाए तो जब किसी कंपेनियन बीस्ट का मास्टर मर जाता है तो वो बीस्ट भी गायब हो जाता है, लेकिन ये रेड हार्ट अल्फा तो साफ तौर पे इनक्यूबेट हो चुका था और फिर भी नेकलेस में ट्रैप था। उसके मास्टर ने इसे वापस भी नहीं बुलाया था। ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी। आशु ने सोचा कि वो इस नेकलेस के ओरिजिन के बारे में अनूप से पूछे, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। मजबूरन उसे इंटरनेट पर फोटोज ढूंढनी पड़ी ताकि कोई सुराग मिल सके। नेकलेस के ओरिजिन को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जब आशु को इन्फॉर्मेशन मिली तो वो खुद भी चौंक गया। ये नेकलेस तो पुराने वक्त से डायमेंशनल स्टोर्म से भी पहले एग्जिस्ट करता था, और जितनी इन्फॉर्मेशन दिख रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि जिन भी लोगों ने इसे पहना उनके अजीब हालात के पीछे शायद रेड हार्ट अल्फा ही जिम्मेदार था। अब बात और भी पेचीदा हो गई थी। क्या उस दौर में भी कंपेनियन बीस्ट हुआ करते थे? आशु इस बात को समझ नहीं पा रहा था। उसने करिश्मा से पूछा, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे सकी। तुम इस नेकलेस के अंदर वाले रेड हार्ट अल्फा को कंट्रोल कर सकती हो?
है ना? आशु ने करिश्मा से पूछा। करिश्मा ने सिर हिलाकर हामी भरी। दरअसल अनूप ने अब तक रास्ते में जितना भी दर्द सहा था, उसकी जड़ यही रेड हार्ट अल्फा था। तो फिर इसे अपने पास रखो, अगर आगे चलकर कोई खतरा आए तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। कहते हुए आशु ने नेकलेस वापस करिश्मा को दे दिया, लेकिन करिश्मा ने सिर हिला दिया और धीमे से कुछ शब्द बोले। तुम्हारे लिए मुझे रेस करो, प्लीज मुझे मत छोड़ना। जब करिश्मा ने वो बात कही तो आंसू को अचानक एहसास हुआ कि करिश्मा एक ह्यूमन है, उसकी कोई कंपेनियन बीस्ट नहीं। शायद उसी के रवैये ने उसे ऐसा महसूस कराया था कि वो किसी वक्त भी छोड़ दी जा सकती है। आशु ने नेकलेस उठाया और करिश्मा के गले में पहनाते हुए उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। फिर वो बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम दिया था, पता है दूसरों को नाम देने का हक किसे होता है? करिश्मा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं साफ था कि उसे समझ था, क्योंकि उसके पास कभी कोई नाम ही नहीं था। आशु ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ परिवार के लोग ही अपने बच्चों को नाम देते हैं, और मैंने तुम्हें नाम दिया है। इसका मतलब है कि तुम मेरा परिवार हो, मेरी बहन। इसलिए तुम्हें कभी ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? करिश्मा ने आंसू की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी, फिर भी उसने धीरे से सिर हिला दिया। उसे शायद अब भी परिवार का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं, आशु ने धीरे से कहा, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। परिवार के लिए तुम्हें कुछ देना जरूरी नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा साथ दूंगा। आशु पूरे दिल से चाहता था कि करिश्मा ये बात समझ पाए, लेकिन उसके लिए ये कह पाना आसान नहीं था। वो खुद ही लो ईक्यू वाला इंसान था, जिस वजह से फीलिंग्स को शब्दों में ढालना उसके बस की बात नहीं थी। नेकलेस बहुत ज्यादा आंखों को अपनी तरफ खींचने वाला था, और क्योंकि आशु को एंटीक चीजों से कोई खास लगाव नहीं था, उसने आखिरकार नेकलेस को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया और बीच में जरा पेंडेंट निकाल लिया। बाहर के जेम तो बस डेकोरेशन के लिए थे, असली रेड हार्ट अल्फा तो उस बीच की रूबी और उससे जुड़े बारीक से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर में छिपा था। आशु ने उसी खास पार्ट को करिश्मा के गले में पहनाया। बाकी का जेम नेकलेस उसने अपने पास रख लिया, ताकि कोई फालतू की परेशानी ना हो। अब जब आशु को करिश्मा की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का अंदाजा होने लगा था, तो वो अपने ढंग से थोड़े अपनेपन के साथ उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा था। पर सच्चाई ये थी कि उसे खुद नहीं पता था कि किसी को अच्छा महसूस कैसे कराया जाता है। आशु बचपन से ही बहुत डिपेंडेंट रहा था। उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि कोई बड़ा उसे प्यार से प्रोटेक्शन के साथ पाल रहा हो। शायद इसीलिए वो आज भी नहीं जानता था कि किसी और का ख्याल रखना कैसे होता है। आशु बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता था। उसने वक्त निकालकर करिश्मा को बाहर घुमाने ले जाना शुरू किया। कभी उसके लिए कुछ खाने की चीज लाता, तो कभी कोई टॉय खरीदने की कोशिश करता। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि लड़कियां किस तरह के खिलौनों से खेलती हैं। असल में उसे ये भी नहीं पता था कि लड़के किस तरह टाई नाई से खेलते हैं, क्योंकि उसने अपने बचपन में कभी कोई टॉय देखा ही नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद आशु ने करिश्मा के लिए एक फोन खरीद लिया और उसे चलाना सिखाया। उसने अपना अकाउंट भी करिश्मा की फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर दिया, ताकि जब वो आसपास ना हो तो करिश्मा उसे मैसेज या कॉल कर सके। करिश्मा इस चीज से काफी खुश दिखी और उसने देर तक अपने नए फोन के साथ खेला। हालांकि उसे गेम्स या मूवीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना सीखा कि फोन से आंसू को मैसेज कैसे भेजना है, मगर उसे टाइप करना या लिखना नहीं आता था। और जब वो वॉइस मैसेज भेजती तो उसमें भी ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। ये सब थोड़ा झंझट भरा जरूर था, लेकिन फिर भी करिश्मा ने पूरी मेहनत के साथ लैंग्वेज सीखनी शुरू की, और साथ ही टाइपिंग भी। आशु ने अपना फोन निकाला और एक बार फिर शिकार करने में जुट गया। आज उसका लक काफी अच्छी चल रहा था, क्योंकि जैसे ही 9 ड्रैगनर दोबारा रिस्पॉन हुए, उन्हें मारते ही एक और कंपेनियन एक ड्रॉप हो गया। डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन थंडर मिथिकल, लाइफ प्रोविडेंस डीमन, ड्रैगन ब्लड लाइन अधूरी, लाइफ सोल थंडर ड्रैगन अधूरी, व्हील ऑफ डेस्टिनी ड्रैगन डोमेन अधूरा, स्ट्रेंथ 8, स्पीड 8, कॉन्स्टिट्यूशन 8, प्राइमोडियल एनर्जी 88, टैलेंट स्किल्स, ड्रैगन ब्रेथ डीमन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी, ड्रैगन व्राथ, कंपेनियन फॉर्म ड्रैगन स्केल कवच अधूरा।
अगर डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन के पीछे लगे वर्ड थंडर अलग ना होता तो आशु यही समझता कि ये वही कंपेनियन एग है जो पहले ड्रॉप हुआ था। उसके स्टैट्स और स्किल्स पूरी तरह एक जैसे थे। पता नहीं ये दोनों आपस में फ्यूज हो सकते हैं या नहीं। आशु ने ट्राई किया और देखा कि दोनों के बीच का कंपैटिबिलिटी रेट 99 था, मतलब फेल होने का चांस लगभग ना के बराबर था। आशु ने बिना झिझक फ्यूजन बटन पर क्लिक कर दिया। आखिर वो 2 सेट के ड्रैगन स्केल कवच अकेले तो पहन नहीं सकता था। फ्यूज करके देख लेने में क्या हर्ज था? शायद कोई दिलचस्प सरप्राइज मिल जाए। लेकिन तभी गेम में एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। अधूरा मेन बॉडी ना होने की वजह से फ्यूजन मुमकिन नहीं है। इसका मतलब क्या है आशु समझ नहीं पाया कि अब ये मेन बॉडी क्या बला थी, वो सिर्फ अंदाजा ही लगा सका। शायद उसे 9 अलग अलग डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन इकट्ठा करने होंगे, तभी वो फ्यूजन मुमकिन होगा। आशु पिछले कई दिनों से पिल फर्नेस माउंटेन पर लगातार शिकार कर रहा था, लेकिन उसे अब तक कोई मिथिकल कंपेनियन एग नहीं मिला था। ड्रैगन पैटर्न वाला रिजुविनेशन पिल एसेंस और टाइगर पैटर्न वाला रिजरेक्शन पिल एसेंस हर बार रैंडमली किसी एक फॉर्म में रिस्पॉन होते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में आशु ने एक भी कंपेनियन एग ऑब्टेन नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।